गुड मॉर्निंग। SBM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे एक नए अध्याय का द्वितीयक व्यवसाय। इससे पहले हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बड़ा विस्तार से पढ़ा था कि प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ जिनका मानव सीधा उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेता है। तो आज हम द्वितीय के व्यवसाय के बारे में जानेंगे कि द्वितीय व्यवसाय क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, उन सभी क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहते हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए उनको अधिक उपयोगी बनाने संबंधित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। द्वितीय के आर्थिक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको परिष्कृत कर दिया जाता है, उनका स्वरूप बदल दिया जाता है, उनको एक नया आकार दे दिया जाता है। तो उनके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और जीवन यापन के लिए वो अधिक उपयोगी हो जाता है। तो द्वितीय व्यवसाय जो है उसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करने, उनका रूप बदलने तथा जीवन यापन के लिए उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने वाली सभी क्रियाओं को द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मानव प्रकृति प्रदत्त किसी भी कच्चे पदार्थ के रंग रूप आकार में परिवर्तन कर लेता है तो उसकी मूल्यता बढ़ जाती है। या हम यूं कहें कि मानव अपनी शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा किसी भी कच्चे पदार्थ के रंग रूप आकार में परिवर्तन कर लेता है, उसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है। उसी को हम द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं। देखिए कि इन व्यवसायों में हम इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेय पदार्थ आदि तथा अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, लघु उद्योग भी हो सकते हैं, कुटीर उद्योग भी हो सकते हैं और बृहद उद्योग भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक कुम्हार होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में मिट्टी लेकर आता है, मिट्टी को अपने शारीरिक शक्ति के द्वारा उसके विभिन्न प्रकार के बर्तन बना देता है, मूर्तियां बना देता है, तो उससे उसकी मूल्यवृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो उनको अधिक आमदनी प्राप्त होती है। तो इसको हम निर्माण उद्योग भी कह सकते हैं। और निर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा
यांत्रिक शक्ति के द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित क्रिया के द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुण धर्म वाली वस्तु में बदलना ही विनिर्माण कहलाता है। लेकिन इसमें एक, जैसा मैंने बताया कि कुटीर उद्योग से लेकर बृहद उद्योग तक को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाने से लेकर के बड़े बड़े जो भारी जलयान उद्योग हैं, भारी रसायन उद्योग हैं, वो भी इन क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो उससे क्या होता है, जो औद्योगिक विकास है वो बढ़ता है और औद्योगिक विकास देश की आर्थिक संपन्नता के आधार होते हैं। विश्व के यदि हम बात करें तो लगभग जो विकसित देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, आदि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वहाँ का औद्योगिक विकास जो है वो बहुत अधिक हो गया है। अब हम बात करेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति जो है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी वित्तीय के व्यवसाय के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं उन उद्योगों की जो अवस्थिति है उनको कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, यानी मानव किन क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग लगाना पसंद करेगा। तो हम अमूमन देखते हैं कि उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां पर उनके विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हूँ। जैसे कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए उसकी पहली प्राथमिकता की यदि हम बात करें तो वो है कच्चा माल। कच्चा माल किसी भी उद्योग की अवस्थिति का ये मूल आधार होता है कि उसको चलाने के लिए कच्चा माल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। जैसे कि अधिकतर जो जिन उद्योगों को कच्चा माल जो है वो भारी मात्रा में जहां पर प्राप्त होता है वहां पर उसी प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे अधिकतर उद्योग जो हैं वो खानों के नजदीक में, वनों के नजदीक में, कृषि क्षेत्रों के नजदीक में, यानी जिससे संबंधित वो उद्योग होता है उसी के नजदीक में लगाया जाता है ताकि उसको कच्चा माल आसानी से सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। जैसे यदि हम बात करें कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो तेल निकालने की जो मशीनें होती हैं, तेल निकालने के जो कारखाने होते हैं वो कृषि क्षेत्रों के समीप निकाले जाते हैं ताकि तिलहनी फसलें जो हैं वो उनको आसानी से मिल सके। इसी प्रकार से जैसे अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग जो हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में हैं जहां पर उनको आसानी से लोहा और इस्पात की उपलब्धि आसानी से हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कच्चा माल किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कारक यदि हम लें तो हम ले सकते हैं शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारकों की श्रेणी में आता है कि शक्ति के साधन का सुचारू और सुगम रूप से मिलना उद्योगों के केंद्रीयकरण और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और शक्ति के प्रमुख साधन जो हैं वो जैसा आपको बताया था, कोयला, पेट्रोलियम, जल, विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा आदि हो सकते हैं। तो जहां पर उनको आसानी से शक्ति के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, बाहरी उद्योग जो हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में
लगाए जाते हैं। अब भारत के जैसे प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र जो है वो दामोदर घाटी में झरिया रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थापित हैं। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है शक्ति के साधन। तीसरा उद्योगों की अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाला कारक है हम कह सकते हैं परिवहन और संचार। परिवहन एवं संचार। तो देखिए कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सूक्ष्म परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि परिवहन लागत औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो उद्योग जितना ज़्यादा दूर होगा कच्चा माल पहुंचाने के लिए उतना ही उनको किराया भाड़ा ज़्यादा लगेगा, तो वो उस वस्तु की उत्पादकता में जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिवहन और संचार के साधन है। इसी प्रकार से परिवहन के संसाधनों की भांति संचार के साधन जैसे डाक है, तार है, टेलीफोन है, ईमेल है, इंटरनेट है आदि भी औद्योगिक विकास में सहायक होते हैं। इन उद्योगों संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान इनसे आसानी से किया जा सके। अगला है बाजार की सुविधा। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए बाजार उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों की क्रय शक्ति, विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होना तथा सघन बसे होने के कारण बृहद वैश्विक बाजार वहां पर पाए जाते हैं, ताकि तैयार माल की खपत आसानी से हो सके। इसी प्रकार उद्योगों को लगाने के लिए अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है उसको हम ले सकते हैं, वहां पर कुशल श्रमिक होने चाहिए। कुशल श्रमिक, क्योंकि कुशल श्रमिक भी उद्योगों की अवस्थिति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यद्यपि औद्योगिक निर्माण में तेजी से यंत्रीकरण और स्वचालन की वृद्धि होती जा रही है, यानी स्वचालित मशीनें, अपने आप चलने वाली मशीनें, फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता ज्यादा होती है। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त अपने आप चलने वाली मशीनें जो होती हैं उनमें भी देखो दक्ष कुशल जो श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पर कुशल श्रमिक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योगों का विकास अधिक किया जाता है। इनके अलावा और बहुत सारे कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे पूंजी है, जलापूर्ति है, उच्च तकनीकी है, सरकारी नीतियां हैं, जलवायु है, इस प्रकार बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखें, एक तो जलवायु जो है, जलवायु का प्रभाव कुछ एक विशेष उद्योगों पर पड़ता है, जिनमें देखो कि उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है।
क्योंकि जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती, वहाँ के काम करने वाले जो कारीगर हैं उनका स्वास्थ्य भी गिर जाता है, काम करने की इच्छा उनकी कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्वास्थ्य पर जलवायु होती है वहाँ पर उनकी कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। और यदि हम बात करें जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर यानी पूरे वर्ष मेघ रहित आकाश और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा विकसित होते हैं जहां पर इस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं के कारण मुंबई शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लगभग मेघ रहित आकाश और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अगला यदि हम लें तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी उद्योगों की अवस्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती हैं। सरकारी नीतियां और किसी भी देश की जो सरकार होती है उसकी नीतियां उद्योग को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। यदि किसी देश की सरकार वहां के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहां उद्योग नहीं लगा पाएंगी। इसका विपरीत यदि टैक्स में छूट अथवा उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं यदि सरकार देती है तो उद्योगों के विकास की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। यानी ऐसे क्षेत्रों में भी उद्योग लग सकते हैं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर उनका ये माने कि उनके लिए कच्चा माल या और कुछ भी उपलब्ध साधन उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन सरकार उन क्षेत्रों में लगाने के लिए यदि विशेष प्रकार की छूट उनको देती है, विशेष प्रकार की सुविधाएं उनको देती है, तो भी वहां पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। जैसे बिजली की दरों में छूट दी जा सकती है, वहां पर की जो टैक्स लगता है उस टैक्स में छूट प्रदान यदि सरकार कर देती है, तो इस प्रकार के कार्य करने से वहां पर उद्योग और भी अधिक लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में इनको ले सकते हैं। अन्य प्रकार की सुविधाएं भी जैसे सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग, बीमा की सुविधा आदि अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों के अंदर कच्चे माल को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना और जीवन यापन के लिए उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने की सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। परिभाषा एक बार पुनः देख लीजिए। किसी भी कच्चे पदार्थ को या किसी भी कच्चे माल को जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, भले वो वनों से प्राप्त हो, भले वो खनन से प्राप्त हो, भले वो हमें जंगलों से प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो प्रकृति प्रदत्त, उनको मानव अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा, जरूरी नहीं कि यांत्रिक शक्ति हो, अपने शरीर की शक्ति के द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा भी उनके रंग रूप आकार में परिवर्तन कर लेता है। ऐसा करने से उसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाती है और वो दैनिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। ऐसी सभी क्रियाओं को
हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इनके अंदर एक छोटी से छोटी क्रिया जिनको हम कहेंगे कुटीर उद्योग से लेकर वृहद उद्योग तक की इकाइयों को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि लकड़ी से जो खिलौने बनाए जाते हैं, कारीगर जो होता है वो अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा उसको रंग रूप आकार में परिवर्तन कर लेता है, उसकी एक अच्छी लकड़ी की मूर्ति बना देता है। जैसे मिट्टी बनाने वाला जो मूर्तिकार होता है, जो मृत्तिका या मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, उसकी मूर्तियां बनाता है, तो वो अधिक मूल्यवान हो जाती है। छोटा सा उदाहरण यदि अपने गांव का लें, जैसा मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था कि जैसे कुम्हार मिट्टी खोद करके लाता है, घर में ला करके चाक के द्वारा उसके अनेक प्रकार के तरह तरह के आकार के बर्तन बना देता है, मूर्तियां बना देता है, तो उस मिट्टी के देखो रंग रूप आकार में उसमें परिवर्तन हो जाता है और उस कुम्हार को या उस कारीगर को उसका मूल्य अच्छा मिल जाता है, उसको अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की सारी क्रियाएं इस द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो हम कहें कि आर्थिक दृष्टि से प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा द्वितीयक व्यवसाय अधिक उपयोगी होता है। अब देखिए, ये व्यवसाय कोई अलग नहीं है, एक दूसरे से इनकी कड़ियां जोड़ती रहती हैं। प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल प्राप्त हो गया, द्वितीयक व्यवसाय में उसको परिष्कृत कर दिया, परिष्कृत करके उसको और अधिक मूल्यवान बना दिया। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय जो है वो आर्थिक दृष्टि से प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा अधिक उपयोगी माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।